बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक विचारकों में पिछले कड़ी में अध्याय में हमने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का चित्रण किया। आज हम देखेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लक्षण क्या हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु गतिशील होती है, परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में होता है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होती है, इसमें बहाव है, गति है और निरंतरता भी पाई जाती है। अतः जड़ता प्रकृति की दशा नहीं है। मार्क्सवाद यह मानता है कि विकास प्रकृति का नियम है और यह विकास पदार्थ की आंतरिक विशेषताओं के आधार के कारण होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ निष्क्रिय न होकर के सक्रिय होता है, पैसिव न होकर के बल्कि एक्टिव होता है। इस प्रकार मार्क्स का द्वंद्ववाद विचारों की अपेक्षा भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व देता है। संघर्ष और गतिशीलता को इसी संदर्भ में देखा जाता है। दूसरा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विकास सदैव पदार्थों में अंतर्विरोध एवं मतभेदों के पारस्परिक संघर्षों के कारण ही होता है। पूंजीवाद में ही पूंजीवाद के विनाश के बीज छुपे हुए हैं। तीसरा है, पदार्थ विश्व का मूल है और एक वास्तविकता है। चौथा है, विश्व का विकास संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा होता है, क्योंकि ये संघर्ष विकास का मूल है। संघर्ष से मुंह मोड़ना विकास के क्रम को पीछे धकेलना है। संघर्ष के अभाव में विकास संभव नहीं होता। संघर्ष भीतरी और बाहरी दोनों ही रूपों में होता है। फिर पांचवा है, विकास सदैव टेढ़े मेढ़े रूप में अर्थात सर्पिल होता है। विकास की प्रक्रिया में पहले तो धीरे धीरे मात्रात्मक परिवर्तन होता है, किंतु बाद में वह एक अवस्था आती है जब वह मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाता है। जैसे यदि पानी को गर्म किया जाए तो पहले वह धीरे धीरे गर्म होता है, किंतु बाद में ऐसी अवस्था आ जाती है जब वह भाप बन जाता है। यही द्वंद्ववादी विकास की प्रक्रिया है। सभी समाजों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विकास का यही क्रम पाया जाता है। पूंजीवादी समाज में मालिक व मजदूरों के बीच पहले तो छुटपुट संघर्ष होते हैं, किंतु इसकी उच्च अवस्था में श्रमिक क्रांति कर देते हैं। यह द्वंद्व की उच्चतम अवस्था मानी जाती है। फिर है छठा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्यवस्था करता है और पदार्थों को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। समाज में द्वंद्व का कारण उत्पादन विधियाँ, उत्पादन संबंध और उत्पादन की शक्तियाँ हैं। जब उत्पादन की शक्तियों उत्पादन के संबंधों में साम्यता नहीं रहती तो उनमें संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है, जिसके फलस्वरूप संघर्ष तो होता ही है लेकिन विकास भी होता है। इन विशेषताओं से स्पष्ट है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विश्व का आधार भौतिक तत्व का पदार्थ को मानता है, जो कि अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर अनेक रूप धारण कर लेता है। इसी को कहा जाता है कि इसी को बाद में वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीन अवस्थाएं हैं। विकास की यह प्रक्रिया सीधी एवं सरल नहीं है, बल्कि एक बिंदु पर आकर अकस्मात तीव्र विस्फोट की भांति होती है। यही स्थिति सामाजिक परिवर्तन में क्रांति कहलाती है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ आलोचना भी की गई है, जैसे आत्मा की उपेक्षा की गई है। दूसरा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट है। तीसरा, असंगतिपूर्ण धारणा मानी जाती है। चौथा, अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है। पांचवा, दोषपूर्ण पद्धति है। फिर ये छठा, खतरनाक पद्धति है। सातवां, मानवीय इतिहास केवल उत्थान की कहानी नहीं है। आठवां, अनुपयुक्त उदाहरण है। लेकिन अब ये हम देखेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व और उद्देश्य क्या है। पहला, पूंजीवाद का अंत एवं समाजवाद की स्थापना। मार्क्स का द्वंद्वात्मक विकासवाद के आधार पर यह सिद्ध करता है कि पूंजीवादी समाज का विनाश अनिवार्य है, क्योंकि इसके विरोध के बीच इसमें ही अंतर्निहित होते हैं। द्वंद्वात्मक विकासवाद यह मानता है कि समाज गतिशील और परिवर्तनशील है। पुरातन का विनाश अवश्य होगा ही होगा और नवीन का उद्भव अवश्य होगा, ऐसा माना जाता है। यह एक विकास का नियम है। इसलिए पूंजीवाद निजी संपत्ति, शोषण, जमींदारों के अधीन किसानों की परतंत्रता, पूंजीपतियों के अधीन श्रमिकों की पराधीनता चिरस्थायी कभी भी नहीं हो सकती है। एक न एक दिन पूंजीवादी व्यवस्था का स्थान समाजवादी व्यवस्था अवश्य ले लेगी, ऐसा माना जाता है। दूसरा, मजदूर क्रांति का आह्वान एवं औचित्य। द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर ही मार्क्स ने मजदूर क्रांति और समाजवादी क्रांति को आवश्यक एवं उपयुक्त ठहराया है। परिवर्तन के नियमों के अनुसार समाजवाद तो आना ही है, किंतु क्रांति के द्वारा उसे थोड़ा शीघ्र लाया जा सकता है और पूंजीवाद को हम समाप्त कर सकते हैं, ऐसा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद माना जाता है। तीसरा, परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मार्क्स का द्वंद्ववाद हमें विश्व में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह हमें परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों एवं उनके पारस्परिक संबंधों और कारणों को भी बताता है। यह हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि संसार में किसी भी घटना का पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि सभी घटनाएं परस्पर संबंधित और अंतर्निर्भर होती हैं।
इसलिए संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनीय भी अवश्य होती है। चौथा है वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही मार्क्स ने समाज में पाए जाने वाले वर्गों, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के संघर्ष को अनिवार्य माना है। इन दोनों ही वर्गों के हित अलग अलग हैं, अतः वे अपने हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से परस्पर संघर्ष करते हैं। यह भी द्वंद्ववाद का एक नियम है। पांचवा, पूंजीपतियों के लिए चेतावनी सूचक। मार्क्स ने अपनी कृति दास कैपिटल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हीगल के समय द्वंद्ववाद अपने रहस्यात्मक स्वरूप में एक फैशन की तरह प्रत्येक चीज पर लागू कर दिया जाता था, किंतु अपने तार्किक स्वरूप में उन्होंने वैज्ञानिक भौतिकवाद की चर्चा की है कि वह पूंजीपतियों और अपने समर्थकों के लिए चेतावनी के रूप में काम करने लगा है, क्योंकि द्वंद्ववाद की सहायता से जहाँ एक और विद्यमान सभी चीज़ों के विषय में प्रत्यक्ष बोध, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग संभव हुई है, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि वस्तु का एक विरोधी तत्व अवश्य होता है। परिवर्तन, चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रत्येक वस्तु को एक न एक दिन परिवर्तन के बहाव से गुजरना ही है, इसलिए द्वंद्ववाद पूंजीपतियों के लिए एक चेतावनी भी है। संक्षेप में कह सकते हैं कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यद्यपि मानव विकास के इतिहास में मूल्यवान क्रांतियों का दिग्दर्शन है, फिर भी उनका यह दावा उचित नहीं कि केवल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही सत्य की खोज करने में एकमात्र पद्धति है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ऐतिहासिक विकास के सामान्य नियमों का प्रतिपादन तो अवश्य करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक दूसरा दर्शन भी साथ में चलता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत एक सामान्य विश्व दृष्टिकोण है, न कि मानव इतिहास का एक विशिष्ट संप्रत्यय मात्र।